दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेस संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, चुनाव के तीसरे चरण से पहले भारतीय जनता पार्टी को बार बार सफाई देनी पड़ रही है, लेकिन सफाई वो जितना ही दे रही है उतना ही वो फंसती जा रही है। अब जैसे आरक्षण का मसला है, आरक्षण के मसले पर भारतीय जनता पार्टी अब बार बार ये कह रही है कि वो आरक्षण का विरोधी नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर जितने कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि आरक्षण विरोध भारतीय जनता पार्टी के जेहन में है, उसके मन में है, उसके फैसलों में है, उसके मिजाज में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसकी सफाई को कोई सुन नहीं रहा है और लोग यकीन करने लगे हैं कि सचमुच जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह रहे थे कि 400 सीटें जिस दिन आ जाएंगी उस दिन उनकी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत के मौजूदा संविधान को बदलकर अपना संविधान लागू करेगी। हो सकता है अपना झंडा भी लागू कर दे, कौन ठिकाना। तो ठीक उसी तरह से लोगों को यह भी यकीन हो चला है कि अगर वाकई इसकी सरकार तीसरी बार बन जाती है तो आरक्षण की समीक्षा तो जरूर होगी। आरक्षण की समीक्षा से क्या निकलेगा ये आज की तारीख में कहना कठिन है, लेकिन आरक्षण का यही चेहरा रहेगा ये कोई भी विश्वास के साथ नहीं कह सकता। दोस्तों, आज ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी ने फिर अटैक किया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, जो आरक्षण को लेकर अपना लगातार बचाव कर रहे हैं कि नहीं नहीं वो आरक्षण विरोधी नहीं है, वो संविधान विरोधी नहीं है, वो संविधान नहीं बदलेंगे, वो आरक्षण की नीति नहीं बदलेंगे। लेकिन क्या आरक्षण की नीति और उसकी नीयत और उसका इम्प्लीमेंटेशन, इसमें कोई चेंज नहीं आया है सरकार के तौर तरीके से। अगर आप देखिए 10 साल से सरकार है, लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में आरक्षण के नियमों को, आरक्षण के प्रावधानों को कैसे बेमतलब बनाया गया है, इसके 2-3 उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहूंगा। पहला कि अंधाधुंध जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, सरकारी नौकरियों में जो कॉन्ट्रैक्चुअल यानी ठेके का जो सिस्टम आया है, उसकी वजह से लाखों लाखों नौकरियों में आरक्षण अब संभव ही नहीं है। जितना ही कॉन्ट्रैक्चुअल, जितना ही ठेके पर कर्मचारी रखे जा रहे हैं, चाहे वो बैंक में रखे जा रहे हो, सरकार की डायरेक्ट नौकरियों में रखे जा रहे हो या कहीं भी रखे जा रहे हो, वे आरक्षण के पात्र नहीं है। तो आरक्षण के नियम कागज पर तो हैं, लेकिन जमीन पर कहां है, नियुक्तियों में कहां है। और अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज की तारीख में जब राहुल गांधी और विपक्ष के अन्य नेता उस पर अटैक कर रहे हैं कि आरक्षण के नियमों को धराशायी कर देंगे अगर तीसरी बार सरकार में आ गए, तो फौरन मोदी सरकार को चाहिए कि वो पिछले 10 वर्षों में आरक्षण के तहत कितनी नौकरियां किन किन वर्गों को मिली, इसका एक श्वेत पत्र निकाल दें। राहुल गांधी की बात को बिल्कुल अनसुना कर देंगे लोग और सरकार की बात मान लेंगे। लेकिन सिर्फ भाषण में दावा करने से कि आप आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, ये कैसे लोग यकीन करेंगे। देश के हिंदी जितने प्रदेश हैं, हिंदी स्टेट, और खासकर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित हैं, आप उनकी जो वैकेंसीज आती हैं उसमें आप देख लीजिए, जुडिशियरी की हो, जो लोअर लेवल की जुडिशियरी यानी प्रांतीय स्तर पर जो न्याय अदालतों में जो नियुक्तियां की जाती हैं, राज्य स्तरीय न्याय प्रतियोगिता, उसके जो अपॉइंटमेंट्स है उसको तो आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। उत्तर प्रदेश की पिछली लिस्ट उठाकर देख लीजिए, आप अंबेडकर विश्वविद्यालय की लिस्ट उठाकर देख लीजिए जो लखनऊ में है, वहां जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, वहां जो प्रवेश हुए हैं, चाहे वो दाखिला हो चाहे अपॉइंटमेंट्स हो, आप उसको देख लीजिए। आप उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय का देख लीजिए, किसी भी कॉलेज का देख लीजिए कि पिछले 10 सालों में किस तरह की नियुक्तियां हुई हैं। 2017 के बाद कितनी कैसी नियुक्तियां हुई हैं 7 सालों में, और पूरे 10 साल में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में
सरकारी जो महकमे हैं वहां क्या स्थिति हुई है। तो दोस्तों, एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बहस में इस बार बीजेपी के नेताओं की छोड़िए, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत को उतरना पड़ा है। मोहन भागवत ने हैदराबाद के किसी स्कूल में अपने भाषण में यह कहा, संघ परिवार से जुड़े लोगों का स्कूल था, कि आरएसएस कभी भी आरक्षण का विरोधी नहीं रहा है और आरक्षण का विरोध वो नहीं करेगा। इस तरह की बात उन्होंने कही है, क्योंकि अब मामला आरएसएस का आ गया था। दोस्तों, मोहन भागवत जब भी आरक्षण पर बयान देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस से संबद्ध बताई जाती है, भले ही डायरेक्टली न हो, लेकिन माना जाता है कि आरएसएस के लोग ही भारतीय जनता पार्टी को चलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा बंटाधार उसका होता है, उसका घाटा ही होता है, जब कभी आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने पब्लिक स्पीच में आरएसएस के बारे में कोई टिप्पणी जब कभी की है। आपको याद होगा 2015 में उन्होंने एक टिप्पणी की थी बिहार में और कहा था कि जो आरक्षण है उसके प्रावधानों की समीक्षा होनी चाहिए। अब ये जो समीक्षा होनी चाहिए, ये जो बयान उनका था, वो 2015 के चुनाव में बिहार में एक बड़ा मुद्दा बन गया। और उस समय के जो राजनीतिक दल थे, गठबंधन था उस समय, एक्चुअली नीतीश कुमार जी और आरजेडी दोनों के बीच उस वक्त गठबंधन था, और उस गठबंधन ने जबरदस्त कैंपेन किया और इस तरह 2015 में सरकार जो है उन्हीं की आ गई और भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह पराजित हुई। तो कहने का मेरा यह मतलब है कि ये जो बार बार कहा जा रहा है आरएसएस के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, कि वे आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर आप देखिए पिछले 10 सालों में आरक्षण के बारे में जो कुछ फैसला हुआ है, एक तो ये कि कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां, एक तो ये कि प्राइवेटाइजेशन, और निजी क्षेत्र में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं। यूपीए ने निजी क्षेत्र में आरक्षण के प्रावधानों को इंट्रोड्यूस करने का ऐलान जरूर किया था, भले ही एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर वे नहीं कर पाए तो आरक्षण के अगर समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उन्होंने निजी क्षेत्र में आरक्षण का बिल क्यों नहीं लाया? एक बड़ा सवाल है। क्या मौजूदा मोदी सरकार इसका कोई जवाब दे सकती है? जब इस देश में प्राइवेट सेक्टर ही मुख्य एम्प्लॉयर बन गया है, तो वैसी स्थिति में एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण के नियमों को आगे बढ़ाने के लिए, लागू कराने के लिए अब तक इस सरकार ने 10 साल के अपने कार्यकाल में निजी क्षेत्र आरक्षण बिल क्यों नहीं लाया? इसका क्या जवाब है? और दूसरा, अगर बिल लाया भी कोई आरक्षण का, तो अपर कास्ट के, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग कहे जा सकते हैं, अपर कास्ट के, उन्हीं लोगों के लिए आरक्षण का बिल लाया गया। और आरक्षण का जो बिल लाया गया, जिसको ईडब्ल्यूएस के रूप में आप जानते हैं, उसे पास कराया ही नहीं गया, तत्काल पास कराकर तत्काल लागू कर दिया गया। ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक। लेकिन 2007 में आपको याद होगा, अर्जुन सिंह जब शिक्षा मंत्री थे यूपीए सरकार में, शिक्षा का, उच्च शिक्षा संस्थानों में जब आरक्षण का बिल लाया गया था, तब इतना हंगामा हुआ कि पूछिए मत। उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, उसके खिलाफ तमाम तरह की गतिविधियां की गई, और 2008 में कानूनी जब उसको मंजूरी मिल गई तब वो लागू किया जा सका। लेकिन ईडब्ल्यूएस पर कुछ भी नहीं हुआ। लोग कोर्ट कचहरी सब जगह गए, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली, कहीं से भी उस पर स्टे नहीं मिला, और अब तो वो संवैधानिक घोषित कर दिया गया है। जबकि सच्चाई यह है कि भारत के संविधान में आर्थिक रूप से आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है। आप आर्टिकल 340 देख लीजिए या कोई भी आर्टिकल देख लीजिए संविधान की, जो आरक्षण को डील करती है। लेकिन संशोधन करके और इसको लागू कर दिया गया। तो आरक्षण अगर दिया भी गया तो दरअसल आरक्षण की फिलॉसफी के विरुद्ध दिया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार यह क्लेम नहीं कर सकती कि वो आरक्षण की समर्थक है। वो कहने के लिए शब्दों में केवल समर्थक है, लेकिन असलियत में अगर देखा जाए तो उसने आरक्षण के नियमों को धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इसलिए राहुल गांधी अगर ये बात कह रहे हैं तो उसमें दम है, और इसको केवल बयानों से इनकार इसको नहीं किया जा सकता है। इस राहुल गांधी के इस क्लेम को खारिज नहीं किया जा सकता है। सिर्फ तभी किया जा सकता है
जब सरकार एक श्वेत पत्र निकालकर बता दे इस चुनाव के दौरान कि आरक्षण के तहत 10 साल में कितनी नौकरियां दी और पीछे के 10 सालों में जो नौकरियां मिली उसके मुकाबले ये कितनी है। दोस्तों, देश के जो केंद्र सरकार के जो प्रतिष्ठान हैं, विपक्ष के नेताओं का दावा है कि तकरीबन 30 लाख पद रिक्त हैं। 30 लाख। चलो, हो सकता है कि इसमें थोड़ा अतिशयोक्ति हो, लेकिन करीब करीब 9.7 लाख यानी करीब करीब 10 लाख पदों के रिक्त होने की बात तो 2 साल पहले भारत सरकार के मंत्रियों ने भी की थी। उसमें माना जा रहा है कि कुछ पद भरे गए, यानी कई लाख पद अभी भी रिक्त हैं, लेकिन ये नियुक्तियां नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, इसका भी कोई जवाब नहीं है। और जो लगातार कॉन्ट्रेक्चुअल पर नियुक्तियां की जा रही हैं भारत सरकार में, उसका भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसलिए ये जो आरोप है गंभीर है। और दूसरी बात कि सिर्फ आरक्षण के मोर्चे पर यह सरकार विफल नहीं रही है, या इसकी मंशा, इसकी नीयत खराब केवल नहीं रही है, मतलब ये जो सरकार की नीयत है वो निश्चित रूप से इसमें खराब रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक मुद्दे पर और यह सरकार बुरी तरह एक्सपोज हुई है, और वो ये है कि राहुल गांधी ने जब अपने मैनिफेस्टो पर हो रहे हमलों का जवाब दिया, तो उसका जवाब देने के लिए जितने भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स इंटरव्यू करने आए चैनलों पर, उन टीवी चैनलों पर भी जो माना जाता है कि सरकार की दुंदुभी बजाते हैं, उसका डंका पीटते हैं, वहां भी वो बुरी तरह फंस गए। अब जेपी नड्डा साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वह तो एक चैनल पर इंटरव्यू देते हुए और वो बोलते बोलते असमानता के पक्ष में उतर गए। ऐसा लगा कि समानता की बात करने वाला मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी का, वह कुछ देश के खिलाफ काम कर रहा है, वह एंटी नेशनल बन गया है। उसको वो लेफ्टिस्ट कहने लगे, मानो कि लेफ्टिस्ट एंटी नेशनल होते हैं। वो लगातार उस पर इल्जाम लगाने लगे और बोलने लगे कि असमानता दूर करने की जो उपाय करेगी ये सरकार। तो नड्डा साहब इस प्रकार बोलने लगे जैसे लगता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो समानता की बात की गई है वो कोई बहुत बुरी चीज है और असमानता को बने रहना चाहिए। दोस्तों, असमानता की स्थिति यह है कि थॉमस पिकेटी के ग्रुप ने एक स्टडी की थी कुछ साल पहले और बताया था कि 1922 में भारत में जितनी असमानता थी, आज की तारीख में असमानता उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई है। तो आपको खाता पीता मिडिल क्लास जरूर दिखता है, लेकिन पॉपुलेशन के विभिन्न स्तरों पर ह्यूज गैप है, और ये जो असमानता है भारत को कमजोर करती है। केवल जीडीपी का आकार बढ़ जाने से नहीं होगा, बड़ी इकोनॉमी बन जाने से नहीं होगा। सवाल यह है कि आपकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है, लोग कितना खर्च कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप कहां हैं। तो असमानता के पक्ष में आर्गुमेंट देते हुए बीजेपी के नेताओं को देखना यह बताता है कि वो वाकई परेशानी में है। बौद्धिक रूप से उनकी दरिद्रता ही केवल सामने नहीं आ रही है, बल्कि वो अपने बचाव में उल्टी बातें करने लगे हैं। एक दौर में जब बैंकों का नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स, कोल इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन हो रहा था, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, यहां तक कि कांग्रेस के अंदर का ही एक खेमा उसके विरोध में उतर पड़ा था। कुछ वही स्थितियां आज दिखाई पड़ रही हैं। तो दोस्तों, ये कुछ बातें जो आरक्षण के मुद्दे पर और आर्थिक नीति के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी इस देश की करोड़ों करोड़ जनता को निराश करने वाला बयान दे रही है, और वो ये नहीं बता रही है कि उसके मैनिफेस्टो में असमानता को दूर करने के लिए क्या कहा गया है। और सबसे जो दिलचस्प बात है कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी के पास अपना कोई एजेंडा ही नहीं है। वो जो कुछ कह रही है वो कांग्रेस के एजेंडे पर कह रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, कांग्रेस के नेताओं का बयान, उसी पर वो रिएक्ट कर रही है। 2019 में हम देखते थे कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं के बयानों या उनके कर्तव्यों या उनके एक्शंस पर पूरा विपक्ष रिएक्ट करता था। इस समय सिर्फ विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष एजेंडा दे रहा है और सरकार उस पर रिएक्ट कर रही है।
तो बहुत विचित्र ये चुनाव है। इस चुनाव के नतीजे क्या होंगे कोई नहीं जानता, 4 तारीख को पता चलेगा, 4 जून को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति राजनीतिक और बौद्धिक रूप से निश्चित रूप से बहुत बुरी दिखाई दे रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।